दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। इसमें इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को तैयार करना पड़ा था और ये सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कुदरत के नियमों को तोड़ना पड़ा था। जैसे कि इस इंजीनियरिंग के नमूने को देखिए। इस पर स्काई पार्क का बनना था जो कि एक यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा था। इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा और वजन हो गया होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया कैसे। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि ये स्काई पार्क इतना बड़ा था कि इसके ऊपर 4 A380 जेट्स लैंड हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा स्काई पार्क इतना ऊपर गया कैसे। जो डिजाइन सुनने में भी इम्पॉसिबल था, आखिर उसे इंजीनियर ने असल जिंदगी में कैसे रूबरू करवाया। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आगे भी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मरीना बे सैंड्स एक ऐसा होटल जो कि हर साल करीब $1 बिलियन मतलब करीब 7 करोड़ रुपए कमाती है और इस होटल को बनाने में करीब $5.7 बिलियन का खर्चा आया था। और शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इतने पैसे में अगर आप चाहो तो करीब करीब 4 से 5 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर ही सकते हो। और इसके टॉप पर एक स्विमिंग पूल है जो कि आपको सिंगापुर का 360 व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हर बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स को 16,500 वर्कर्स को दिन रात अलग अलग शिफ्टों में हायर करना पड़ा था। वर्कर की इन आर्मी को वक्त पर खाना खिलाना और सबको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई। इस कैंटीन में सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने के लिए लगभग 61 लाख रुपयों का खर्चा होता था। इंजीनियर्स के पास सबसे पहले चुनौती थी कि इस बिल्डिंग का डिजाइन जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स का लॉ तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग के 2 पार्ट थे, एक पार्ट सीधा था और दूसरा किसी खास एंगल पर कर्व्ड बनना था, जिस वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था और उसके बीच में से टूटने का डर लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर का नुकसान होना तय ही था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर्स ने तरकीब बताई जिसे कभी भी कोई भी आज तक यूज नहीं किया। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के टावर टेम्पररी सपोर्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के फेलियर के चांस कम हो गए। और वो सपोर्ट्स जब 23वें फ्लोर पर एक साथ जोड़ेंगे तब वो सपोर्ट्स को निकाल देंगे। लेकिन इंजीनियर्स के मन में ये डर बैठा हुआ था कि जब उन टेम्पररी सपोर्ट्स को निकाला जाएगा तब कहीं ये स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर न जाए। इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर के अंडर कुछ परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइन करने की सोची। इसीलिए उन्होंने कुछ स्टील वायर्स को पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ही ज्वाइन कर दिया और वायर का दूसरा उन्होंने हुमनिक जैक से टाइट कर दिया, जिससे अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का लोड बढ़ता भी है तो वो वायर्स उस बिल्डिंग का 50% तक वजन कंट्रोल कर लेंगे। सब काम ठीक तरह से टाइम टू टाइम चल ही रहा था कि तभी काम के बीच में कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। सिंगापुर में एक भारी तूफान आया जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि वो तेज हवाएं उन सभी टावर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, स्पेशली सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर की स्काई पार्क के लिए। ये तेज हवाएं स्ट्रक्चर के डिजाइन को खराब कर सकती थी। मेजर फॉल्ट ये था कि इन तूफानों में बिल्डिंग का टॉप हिस्सा 200 मिलीमीटर तक झूल सकता है और इसके बावजूद इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया गया तो इसमें किसी भी वक्त क्रैक पड़ सकते हैं और इसमें मौजूद 15 लाख लीटर पानी से जो तबाही होगी वो आप सोच ही सकते हैं। अब इंजीनियर्स को ये बात खाए जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट इतनी तेज हवाओं में सेफ है भी या नहीं। एक तरफ इस बिल्डिंग में सालों का मेहनत और बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था और दूसरी तरफ स्काई पार्क के इस आइडिया को स्किप करना भी स्ट्रक्चर की ड्यूटी को दाव पर लगाने जैसा था। इसीलिए उन्होंने विंड इंजीनियर को हायर किया जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके। अब विंड इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट पर टेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पता लगा ही लिया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने यह पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर के ब्रिज पर लगे हुए जॉइंट के वजह से हो रही है तो इसे काबू करने के लिए स्काई पार्क के नीचे डायरेक्शनल स्टील बेयरिंग को लगा दिया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर इसके जॉइंट्स में फिर भी कुछ मूवमेंट हुई तो फिर पुल के बीच में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने कुछ ऐसे निकाला
कि जहां पर पूल में दरारें पड़ने की आशंका थी वहां पर 50-50 मीटर के ग्रुप में पूल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और उन 50 मीटर के गैप को स्टील के चादरों से कवर कर दिया गया। अब इंजीनियर्स को तेज हवाओं में बिल्डिंग को गिरने की आशंका कम हो गई थी, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर पार्क को ऊपर बनाकर लेकर कैसे जाएंगे, और इसलिए इस बड़े सेगमेंट को 24 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसे ऊपर ले जाकर असेंबल किया। लेकिन इस 14 पार्ट को बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर ले जाना आसान नहीं था। इनमें से 12 पार्ट्स को किसी न किसी तरह तो ऊपर ले गए, लेकिन इंजीनियर्स को इनमें से बड़े 2 पार्ट्स को ऊपर ले जाने में दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि 2 पार्ट्स करीब करीब 80 मीटर्स के थे, जिसका वजन 1400 टन के आसपास था। आपको बता दूं कि इतना वजन को इतने ऊपर ले जाना मतलब करीब 8 आईफिल टावर्स को एक साथ ले जाने के बराबर था। अब इतने वजन को उठाने के लिए पहले बिल्डिंग के ऊपर जायंट टेम्पररी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि इन भारी टावर्स को उठा सके। आपको बता दूं कि ये लिफ्टिंग दुनिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिफ्टिंग थी। इस सेगमेंट को उठाने में करीब 14 घंटे का समय लगा और इसके बाद इसके ऊपर इन 14 पार्ट्स को असेंबल किया गया और आज इस बिल्डिंग में इस दुनिया का सबसे महंगा कसिनो के साथ साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्विमिंग पूल है। वैसे क्या आप भी इस होटल में जाना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी